ठीक है, स्टार्ट करें। चलो बातें करना बंद, ध्यान दो। हाँ, टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे डिविडेंड्स के बारे में, वही बात कर लेते हैं आगे। अरे बस बातें करना बंद। सेक्शन 123 हमने लास्ट देखा था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 124 का, दैट इज रिगार्डिंग अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अनपेड डिविडेंड के बारे में जो कल स्टोरी थी वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने देखा था कि जैसे ही आपने डिविडेंड का अमाउंट डिक्लेयर किया, नेक्स्ट 5 डेज में उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। ठीक है, ये जरूरी है। और टोटल पे करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा? 30 डेज का। 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन करने के बाद हम बात वापस नहीं ले सकते, डिविडेंड देना पड़ेगा। और दूसरा ये कि डिविडेंड के बदले बोनस शेयर पे नहीं कर सकते। अगर डिक्लेयर किया है तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में पैसे ही देने पड़ेंगे। बोनस शेयर्स देके आप ये नहीं बोल सकते कि हमने डिविडेंड दे दिया, वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये बोला था। अब अनपेड वाले केस में क्या हो रहा है वो देखते हैं। वो 30 डेज के आगे की स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। मैं सेक्शन की लैंग्वेज के साथ ही चल रहा हूँ। सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? व्हेन अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration of to any shareholder entitled to the payment of dividend, the company shall within 7 days from the date of expiry of the term transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a special account to be opened by the company in that behalf in any scheduled bank to be called as the unpaid dividend account। तो 30 दिन हो चुके हैं। फॉर एनी रीजन आपने अगर डिविडेंड का पैसा जो है वो शेयर होल्डर को पे नहीं किया, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो आपको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर ये अमाउंट ट्रांसफर कर देना पड़ेगा टू दिस स्पेसिफिक अकाउंट जिसको हम बोल रहे हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, तो ये ट्रांसफर करना नेसेसरी है। आजकल ये प्रॉब्लम कम आती है बिकॉज डीमैट होने की वजह से सब कुछ ऑटोमेट हो गया। पहले के टाइम पे इशू ज्यादा आते थे जब आपको जाना पड़ता था डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए कंपनी के ऑफिस में। अब वो पॉइंट है ही नहीं। अब तो ऐसा है कि आपका डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट के केवाईसी में बैंक अकाउंट लिंक होता ही है। उसमें आपको कैंसल्ड चेक का फोटो, अपनी बैंक की डिटेल, मैंडेट, वो सब प्रोवाइड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसा डिविडेंड का ट्रांसफर हो जाता है और आपको इंटीमेशन का मेल आ जाता है कि भाई पैसा ट्रांसफर हो गया है, क्रेडिट हो गया है या नहीं, अब देख लेना। अगर नहीं क्रेडिट हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो आप अपडेट कर सकते हो, हमारी तरफ से हमने प्रोसेस कर दिया है। तो अब ये सब प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे फिजिकल सिस्टम में आती थी। सेक्शन के फॉर्म में बात करें तो उन्होंने अभी भी वो बात कंटिन्यू की है, सेक्शन में से ये सब हटाया नहीं है बिकॉज डीमैट 100% मैंडेटरी अभी तक हुआ नहीं है। एक पॉइंट पे आगे जाके जब ये हो जाएगा तो हो सकता है कि इनमें से काफी सेक्शंस में पॉइंट्स आपको फिर नहीं मिलेंगे क्योंकि काम के नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन में आप बोला 7 डेज वाला पॉइंट, वो ये टाइम लिमिट आपको याद रखनी है कि पहले ही अमाउंट हम अलग से साइड पे रख देंगे कि जो भी रीजन हो लेकिन पैसा शेयर होल्डर को दिया नहीं गया है, हमने उसको साइड पे रख लिया। अब अगर कोई क्लेम करने आता है 30 डेज के बाद तो तब उसको पे कर देंगे, हमें वो पैसा रखना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी के लिए ये बात यहाँ पे बोलती। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, नेक्स्ट देख लो सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है। एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू एनी मनी ट्रांसफर्ड अंडर सबसेक्शन 1 टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी मे अप्लाई टू द कंपनी फॉर पेमेंट। ठीक है, बाद में अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपको ध्यान आया कि आपका पैसा लेना बाकी है, पैसे साइड पे रखे, आप अप्लाई करो, उनको इन्फॉर्म कर दो, वो आपके पैसे आपको पे कर देंगे, दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पैसा मिल जाएगा, वो सेफ है। आगे क्या कंडीशंस? डिटेल्स ऑफ अनपेड डिविडेंड टू बी प्लेस्ड एट द वेबसाइट। ये सारे पॉइंट्स हेडिंग से भी क्लियर हो जाएंगे। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आपको डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी कि ऐसा भाई डिविडेंड अनपेड है हमारी तरफ से, जस्ट एज अ रिमाइंडर कि किसी को याद आ जाए कि मेरा क्लेम करना बाकी है, वो वेबसाइट को देख के भी जाके क्लेम कर सकता है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ नॉन ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड। ये वो पॉइंट है कि अगर आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया, इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट वो पैसा यूज कर रहा है, वो फंड्स आपकी कस्टडी में ना, आप यूज कर रहे हो, आपने उसको साइड पे रखा भी नहीं है, तो फिर ये होगा कि इसमें इंटरेस्ट वाला पॉइंट आ जाएगा कि जितने टाइम तक आप पैसा यूज करते रहोगे उस पर कंपनी का इंटरेस्ट लगता रहेगा। और रेट बोला हुआ है 12% पर एनम। ठीक है, तो वो रेट हाईलाइट कर लेना, 12% पर एनम इंटरेस्ट के साथ फिर पैसा जब भी ट्रांसफर करोगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में करना पड़ेगा। तो ये 7 डेज से ज्यादा लेट किया ना तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट सिचुएशन, ट्रांसफर टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IEPF। ठीक है, ये फंड का नाम है। आगे अगले सेक्शन में भी इस पर और डिटेल में बात होने वाली है, अभी बता ही देता हूँ कि क्या पॉइंट है। देखो, हमने देखा कि जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको पे करना है। 30 डेज के अंदर अगर शेयर होल्डर पैसे लेने नहीं आया, फॉर एनी रीजन आप उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट 7 डेज में आप वो पैसा साइड पे रख दो कि जब आएगा तब पे कर देंगे। अब पैसा पड़ा हुआ है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो आपकी तरफ से कोई नॉन कंप्लायंस तो है नहीं, लेकिन ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा कितने महीनों तक पड़ा रहेगा? एक डेडलाइन तो होनी चाहिए उसकी। वो डेडलाइन है यहाँ पे 7 ईयर्स।
7 ईयर्स तक वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में मेंटेन किया जाएगा और उसके बाद वो क्या करेंगे, उसका ये फंड में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड IEPF फंड, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। 7 साल के बाद ये मान लिया जाता है कि शायद अब वो पैसा लेने नहीं आएगा, काफ़ी टाइम हो गया, इतने टाइम में तो याद आ ही जाता, लेकिन वो पैसे लेने नहीं आ रहा है, तो फिर वो पैसों का कहीं यूज़ कर लो। अब यूज़ का मतलब ये है कि कंपनी उसको अपने फायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो पैसा आइडियली कंपनी का नहीं है, तो गवर्नमेंट ने फंड बना दिया दैट इज IEPF और बोला कि उस फंड के अंदर आप वो पैसा ट्रांसफर कर दो, हम उससे लोगों की हेल्प करेंगे। जैसा नाम है फंड का, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो उसी के लिए पैसा यूज़ किया जाएगा। बेसिक ये है कि इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत बार इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, और ये आपने बाकी चीज़ों में भी देखा होगा, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाली भी जो गवर्नमेंट की ऐड आती थी, जागो ग्राहक जागो वाली, ठीक है, तो कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए एक्ट बनाया, उस एक्ट के बारे में बताने के लिए एडवर्टीजमेंट बनाई, और उसमें वो लोग एडवर्टाइजमेंट का प्लॉट भी वैसे रखते हैं जिससे आपको रियलाइज हो कि भाई जो भी सेलर है अगर वो कुछ गलत कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, आपको सही चीज़ नहीं दे रहा है, तो आपके पास क्या लीगल एक्शन लेने का राइट है। अवेयर किया ना आपको। वैसे ही इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में अवेयर करने के लिए भी काफ़ी सारे एक्शंस गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे SMS पे ना आपको टिप्स आती रहती है, कोई भी अननोन नंबर से टिप आ रही है कि भाई ये शेयर खरीदो, ये शेयर बेचो, इतने अमाउंट में सेल करो, इतने परचेज करो, अननोन नंबर है। अब लोग है ना एक्चुअली में ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि पैसों का लालच ना सबको होता है कि भाई टिप आ रही है, 1 दिन आई, 2 दिन आई, 4 दिन आई। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप क्या सोचोगे, बोले अच्छा चलना परचेज कर लेते हैं ना, रोज टिप आती है, क्या प्रॉब्लम है। 1-2 दिन आपने ट्रैक किया, शेयर वैसा के वैसे ही जा रहा है जैसे सामने वाले ने बोला, आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया, आपने खरीदना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से होती है। कोई अननोन पर्सन आपको मैसेज भेज के पैसा कमाने की टिप क्यों देगा, उसमें उसका कहीं ना कहीं फायदा है शायद, इसलिए वो ऐसा कर रहा है, और ये चीज़ लीगल नहीं है। कितनी बार तो ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर भी नहीं होते, कोई भी ऐसे XYZ पर्सन आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, पेड मार्केटिंग करते हैं, स्टॉक का प्राइस ये खरीद लो, 50 रुपये का 500 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बोलने की बात है, लेकिन वो आपको अट्रैक्ट करने की ट्राई करते हैं इलीगली। और अभी सेबी ने इसके खिलाफ एक्शन लेना भी स्टार्ट किया है कि अगर आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हो और आप स्टॉक टिप्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वो इलीगल है, आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होगा। ठीक है, तो क्रिमिनल एक्शन आपके खिलाफ होगा। अब इस सिचुएशन में लोगों ने ये किया कि जो लोग यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे इलीगल चैनल चला रहे थे उन्होंने बंद कर दिए, बिकॉज क्रिमिनल एक्शन का पॉइंट आ गया। और जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, जो स्टॉक टिप्स देते भी है, वो लोग अब मेंशन करते हैं हर जगह कि अपना सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताना पड़ेगा। ये मैंडेटरी कर दिया अभी रिसेंटली 2-3 महीने में हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में जब मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे थे तो मार्केट में बोगस न्यूज़ फैलाने वाले बहुत थे। टेलीग्राम पे देख लो, अब इतने चैनल बने हुए हैं, आप ज्वाइन कर लो फ्री में, रोज टिप्स आएंगी, बाई करो, सेल करो, वो फ्रॉड था। इससे ये हो रहा है ना, कहीं स्टॉक मार्केट में जो नया इन्वेस्टर आ रहा है, आते ही ऐसा फ्रॉड फेस करेगा ना तो मार्केट से भाग जाएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, स्टॉक मार्केट से दूर रहना है, तो इससे ना ट्रेडिंग पे इफेक्ट होता है। तो उन्होंने इसके अंदर रेगुलेशंस में चेंज किया। अभी और भी ऐसे रूल्स ला लें कि सोशल मीडिया में अगर आप कहीं भी इस तरीके के पोस्ट करते हो या आप टिप्स बांट रहे हो, तो फिर अगर वो इलीगल है, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपके खिलाफ और भी एक्शन हो सकते हैं। इसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसा मार्केट में सिचुएशन आ रही है वैसे वैसे गवर्नमेंट को भी एक्ट करना पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए पैसा खर्चा हो सकता है। कितनी बार ना सेमिनार्स रखते हैं, जैसे कोई ऑडिटोरियम में सेमिनार कर दिया, ओपन फॉर ऑल, फ्री रखा है कि स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बेसिक्स जानना है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है उसको ठीक करना है, तो आप आ सकते हो। अब ये सबका फंड कहाँ से आएगा, अरेंजमेंट का पैसा तो लगने ही वाला है, ये फंड यूज हो सकता है। बहुत बार ये भी होता है कि लोगों के साथ स्टॉक मार्केट में फ्रॉड्स हो जाते हैं, सारे पैसे डूब जाते हैं। अब वो बेचारे कोर्ट में जाके केस तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं बचा उसके लिए, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी कहीं ना कहीं फंड में से उनको पैसा दिया जा सकता है। दीज आर द बेसिक रीजंस कि IEPF जैसा फंड कहाँ पे काम आएगा। और ये फंड है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये पैसे उनके कंट्रोल में रहेंगे और वो सोशल पर्पस के लिए ही उन पैसों को यूज कर सकते हैं, ये क्लियर है यहाँ। ठीक है, तो 7 साल तक वेट करने के बाद वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इन IEPF फंड। आगे बढ़ रहे हैं, शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड डिविडेंड ऑल्सो टू बी ट्रांसफर टू IEPF फंड। ठीक है, अब ये शेयर्स की बात हो रही है। पहले उन्होंने ऊपर बोला था कि डिविडेंड का जो पैसा है वो 7 साल तक होल्ड करने के बाद ट्रांसफर करेंगे। अब जो यहाँ पे बोल रहे हैं उसमें ये बोला हुआ है कि अनपेड डिविडेंड वाले जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो शेयर्स भी IEPF फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्योंकि वो लोग ये बोल रहे हैं कि जब 7 साल से एक इन्वेस्टर डिविडेंड लेने नहीं आया तो अब शेयर्स का वो क्या करेगा, शायद उसको पता भी नहीं होंगे शेयर है नहीं है क्या हो रहा है, तो शेयर्स भी IEPF में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये भी एक पॉइंट पे जाके होने वाला है। अच्छा, इन फ्यूचर 7 साल के बाद अगर इन्वेस्टर को पता चल गया कि भाई मेरा डिविडेंड लेना बाकी है, मेरे शेयर्स ऐसे ट्रांसफर हो गए, जो भी रीज़न है, तो भी जाके एक बार वो एप्लीकेशन कर सकता है और वो शेयर्स और डिविडेंड उसको वापस किए जा सकते हैं। तो एक ऑप्शन हमेशा ओपन रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे चले गए, लेकिन कौन से स्टेज पे उसको कहाँ ट्रांसफर करना है
वो चीज़ सेक्शन में उन्होंने कंपलसरीली बता दी। ऐसे सब प्रॉब्लम्स पहले पता है क्यों होते थे? बिकॉज जैसे किसी ने शेयर खरीदा, जैसे आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने शेयर खरीदे होंगे उस टाइम पे, आज से 30-40 साल पहले, आपको भी नहीं पता, आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि ऐसे शेयर खरीद के रखे हुए हैं। अब जो पर्सन ने इसे शेयर खरीदे, सपोज उसकी डेथ हो गई, अब उसने शेयर सर्टिफिकेट्स कहाँ रखे हैं, कितने शेयर्स है उसके नाम पे, फैमिली मेंबर्स को कुछ नहीं पता। वहाँ पे ऐसे इंस्टेंस क्रिएट होते थे कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और कोई लेने नहीं आया, शेयर्स के बारे में फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं है, तो अब इसका करे क्या? अभी लास्ट ईयर का एक ऐसा केस था, एक कंपनी में ये सिचुएशन अराइज हुई। तो जिस पर्सन ने शेयर खरीदे थे, उसने शेयर खरीदे थे 1978 या 80 में, जब कंपनी का IPO आया था तब। वो कंपनी के शेयर उसने खरीद के रख लिए और अच्छी क्वांटिटी में शेयर परचेज किए थे, उसकी फैमिली वालों को नहीं पता। अब उस पर्सन की तो डेथ हो गई, इन बिटवीन ये हुआ कि 1991 या 92 में कंपनी ने नाम चेंज कर दिया अपना, और तब उन्होंने बोला था कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, पुराना सर्टिफिकेट आप दे के नए नाम वाला नया सर्टिफिकेट ले जाओ। फैमिली को तो पता ही नहीं है कि भाई अपने फैमिली मेंबर के पास इतने सारे शेयर थे, उन्होंने कुछ एक्ट किया नहीं, तो कंपनी का नाम चेंज हो गया, वो सब बातें चली गई। इन बिटवीन तब कंपनी के डायरेक्टर्स प्रमोटर्स ने कुछ फ्रॉड करके, पेपर वर्क करके, वो शेयर जो इस इन्वेस्टर के नाम पे पड़े हुए थे, उसके कोई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट बना के शेयर कहाँ घुमा दिए पता ही नहीं। ये चीज़ हो गई। अब कितने साल बाद उसकी फैमिली को पता चला कि इतने सारे शेयर्स पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कंपनी को बोला कि ये शेयर सर्टिफिकेट्स मिले हैं भाई रिकॉर्ड्स में हमारे पास, और हमें पता चला कि इतने शेयर हमारे फैमिली मेंबर के थे, तो अब आप इसको नए नाम पे कन्वर्ट कर दो, और डीमैट है तो भाई डीमैट में दे दो, लेकिन शेयर्स तो मिलने चाहिए। तो कंपनी ये बोल रही नहीं नहीं, आपके शेयर तो कब के सेल हो चुके हैं, हमें नहीं पता किसने क्या किया क्या नहीं। तो ये एक फ्रॉड वाली चीज़ बाहर आई। और शेयर्स की जो आज की वैल्यू है उन शेयर्स की, दैट इज अराउंड 1500 करोड़ रुपीज़, क्योंकि IPO में खरीदा था 1978 में, मैटर है 2021 का। तो 40 साल में कंपनी के शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे वो आप सोचो। PI इंडस्ट्रीज करके केमिकल इंडस्ट्री है, जिसका नाम पहले कुछ और था, अभी PI इंडस्ट्रीज के नाम पे वो चल रही है, उसके एक शेयर होल्डर का मैटर सामने आया। 1500 करोड़ रुपए आज की डेट में वो शेयर्स की वैल्यू है, तब IPO में कुछ थाउजेंड्स में खरीदे होंगे। अब सोचो 1500 करोड़ रुपए है, लेकिन हाथ में नहीं आ रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे, तो जिसके पास वो शेयर होंगे तो फाइट करेगा कुछ भी करके, वो मुझे शेयर चाहिए। अब ये मैटर सेबी तक गया है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी मैटर गया है, आगे हायर कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इसका अभी तक सॉल्यूशन आया नहीं, मैटर भी पेंडिंग है। आगे कोई डिसीजन आएगा तो पता चलेगा क्या हुआ, लेकिन क्लियर केस है, सेबी ने भी अग्री किया कि सब कुछ प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि जो इन्वेस्टर है जिसका सर्टिफिकेट है वो जेन्यून है, और किसी ने कुछ फ्रॉड इतने साल पहले किया। अब मैटर 1990 का है, तब किसने फ्रॉड किया, क्या किया, कौन से शेयर कहाँ से कहाँ गए, इसकी इंक्वायरी करने में उनको भी टाइम लगेगा, इसलिए मैटर भी पेंडिंग चल रहा है। तो ऐसे सब फ्रॉड्स तब हो पाते थे जब मैटर ये फिजिकल सर्टिफिकेट्स पे डिपेंड करता था, और ये IPF 7 साल तक कोई पैसे लेने नहीं आया, ये सब मैटर तब होते थे। आज की डेट में इतना रेलेवेंट नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं, ढूंढना घर जाके कोई शेयर सर्टिफिकेट पड़ा हो तो। और ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये 4 तो अपन ने कंप्लीट कर लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन वही है 125, दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था IPF, ये उसी की बात हो रही है। इसमें ये सिर्फ एक लिस्ट दे रखी है, एक रीडिंग लिस्ट है, कुछ पॉइंट्स है। मैंने आपको जो अभी पीछे बताया उसी के बारे में ये लोग बता रहे हैं कि कौन कौन से अमाउंट्स IPF में ट्रांसफर होंगे। जो हमने बात की उससे लिंक कर लेते हैं। जो अनपेड डिविडेंड पड़ा हुआ है वो ट्रांसफर होगा। अच्छा, वो डिविडेंड का पैसा 7 साल से बैंक अकाउंट में ही पड़ा था ना, तो उस पर इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा या नहीं, तो वो भी तो उसी में जाएगा। ठीक है, फिर जो शेयर्स की बात की थी वो भी IPF में चले गए। तो इन शॉर्ट, इन शेयर्स और इन डिविडेंड से लेके रिलेटेड जो भी पैसा या जो भी मैटर है, वो सारा अमाउंट IPF में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, कंडीशन। बाकी का ये आंसर पूरा आप रीड आउट करोगे तो पीछे वाले पॉइंट्स आपको मिलेंगे, आप उसको पढ़ सकते हो। पॉइंट वाइज दे रखा है, एग्जाम में अगर हो सकता है आपको पूछ भी लें तो जितने इसमें से मैक्सिमम पॉइंट आप कोट कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड 125 सबसेक्शन 3। देखिए क्या बोला है। फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं द रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, मेच्योर डिपॉजिट्स, मेच्योर डिबेंचर्स, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। ये पैसा कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? सीधी बात है, इन्वेस्टर पैसा मांगने आ गया तो उस पर्पस के लिए वो पैसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। ये बात अपन ने की कि फंड का यूटिलाइजेशन इन्वेस्टर को अवेयर करने में होगा। आपने देखा होगा टीवी पे एड्स भी इस तरीके की आती है कि कोई फेक आपको मैसेज कर रहा है, कोई टिप दे रहा है, तो इसको इग्नोर करें, इस पर ध्यान ना दें, अननोन पर्सन की टिप यूज करके मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। ऐसी टीवी पे भी एड्स चलाई, रेडियो पे भी वो शॉर्ट में ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स उन्होंने रन की थी, और इवन बहुत बार SMS भी आते हैं कि अननोन नंबर से अगर आपको कोई भी टिप आ रही है तो फ्रॉड हो सकता है, आप उससे दूर रहें। तो ये सब जो SMS कर रहे हैं, टीवी पे ऐड बना रहे हैं, रेडियो पे दिखा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कंपनी का मतलब गवर्नमेंट का जो कॉस्ट है वो लगी रहा होगा, वो कॉस्ट इस फंड में से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के ही काम आ रहा है, गवर्नमेंट अपना पर्सन उसमें कोई फायदा नहीं कर रही, इस सेंस में बोले।
थर्ड पॉइंट में distribution of any disgorged amount amongst the eligible and identifiable applicants for shares or debentures. अब ये disgorgement या disgorged amount का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आप लिख लो. Act of giving up something, मीनिंग लिख लो उसका. Act of giving up something on demand. Act of giving up something on demand or by legal compulsion. Act of giving up something on demand or by legal compulsion. इन शॉर्ट ऐसा है, कोर्ट का ऑर्डर आया है कि भाई जो अमाउंट्स आपके ड्यू है, सामने वाले को पे करने बाकी है, कंपल्सरीली पे करो. दैट इज डिसगॉर्जमेंट. मतलब कोर्ट बीच में आके अपनी कस्टडी में वो पैसा लेके उसको पे करेगा जिसको पैसा मिलना चाहिए. ये आइडिया है. ठीक है, तो अब वो पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज्ड अमाउंट अमंग्स द एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स फॉर शेयर्स और डिबेंचर शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स हु हैव सफर्ड लॉसेस ड्यू टू रॉन्ग एक्शंस बाय एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स मेड बाय कोर्ट विच हैड ऑर्डर्ड डिसगॉर्जमेंट. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, उसमें वही हुआ ना, वो पैसा गलत जगह चला गया, गलत पर्सन को मिल गया. अभी सिचुएशन में कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि इससे शेयर वापस लो और इसको शेयर अलॉट करो, तो करना पड़ेगा. तो वो कंपलसरी है. आपको शेयर वापस देने हैं नहीं देने कोई पूछ नहीं रहा है, आपको बता रहे हैं कि वो शेयर करेक्ट पर्सन तक पहुंचाए जाएंगे, वो पैसा सही इंसान तक पहुंचाया जाएगा. तो आईपीएफ में भी वो पैसा गलती से चला गया है, तो जो क्लेमेंट है उस तक वो पैसा पहुंचना चाहिए. वो कोर्ट में फाइट करके भी वापस ले सकता है, ये भी पॉसिबल है. फोर्थ पॉइंट में डिसबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंस इनकर्ड इन परसुइंग क्लास एक्शन सूट. क्लास एक्शन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स जब मिलके कोई लीगल एक्शन लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज क्लास एक्शन सूट. तो ये लीगल एक्शन कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टर्स को लेना पड़ा, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा, उसमें उनका लीगल खर्चा हुआ है. वो खर्चा अवॉइडेबल था, अगर आप टाइम पे उनका पैसा लौटा देते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता. तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब इनके ऊपर ये बर्डन आ गया कि लीगल एक्सपेंस जो एप्लीकेंट का हुआ वो भी आप फंड में से पे करोगे, वो भी वो डिमांड कर सकते हैं एज अ कॉम्पनसेशन. फिफ्थ पॉइंट में बोला एनी अदर पर्पस इंसिडेंटल देयर टू, और भी कोई मैटर है अगर तो उसको भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा सकता है. ओपन एंडेड पॉइंट रखा हुआ है. लास्ट पॉइंट में वही क्लियर किया, और 7 ईयर्स वाला, कि 7 ईयर्स के बाद भी अगर किसी को रिफंड लेना है तो वो क्लेम कर सकता है, दैट इज पॉसिबल. ठीक है, क्लियर ये. तो ये प्रोविजो में आपको 7 ईयर्स वाली कंडीशन याद रखना. आगे बढ़ रहे हैं, 126 देख लो, ये भी छोटा सेक्शन है, इजी सा है. राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. अबेयंस का मतलब है कहीं ना कहीं उसको होल्ड पे रखना, टेम्पररीली होल्ड पे रखना, कि अभी आपको ये सारी चीजें हम पे नहीं करेंगे, थोड़ा इंक्वायरी हो जाने दे, उसके बाद बात करेंगे. डिविडेंड की बात हो रही है, राइट शेयर्स की बात हो रही है, बोनस शेयर्स की बात हो रही है, तीनों ही बोल दिया. ये शेयर ट्रांसफर के बीच का मैटर है. शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होने थे, हुए नहीं हुए, कुछ कंफ्यूजन है. कितनी बार क्लैरिटी नहीं होती कि एक्चुअल में रियल ओनर कौन है. अगर कंपनी को इस टाइम पे डिविडेंड देते टाइम ये कंफ्यूजन लगता है कि एक बार पहले थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद डिविडेंड पे करेंगे. पैसा पे करने में जल्दबाजी कर दी और फिर बाद में दूसरा पर्सन क्लेम करने आया और वो सही निकला, तो फिर कंपनी बीच में फंस जाएगी. क्या गलत इंसान को पैसे दे दिए, अब वो मिल नहीं रहा है, अब जिसको देने बनते थे वो आया है तो इसको भी देने पड़ेंगे, तो नुकसान हो जाएगा. तो बेटर है होल्ड पे रखते हैं ना, इंक्वायरी कर लेते हैं, फाइनल हो जाएगा उसके बाद डिसीजन लेंगे और फिर पे करेंगे. तो तब तक के लिए जो होल्ड पे रखा जा रहा है, इस सिचुएशन को बोल रहे हैं राइट ऑफ अबेयंस. अबेयंस का मतलब टेम्पररीली विथहोल्ड कर लेना, सिंपल. सेक्शन की लैंग्वेज आप देख लो, एक बार रीड कर लो, फिर आगे देखते हैं. नेक्स्ट पे पेनल्टी सेक्शन है. ठीक है, डन, क्लियर. बोलो लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आया समझ में. नेक्स्ट देखें 127 में अगेन आपको याद रखना है, पनिशमेंट दे रखी है. डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फेलियर होता है, वही 30 डेज वाला पॉइंट जो हम देख रहे थे, तो उसमें डिफॉल्ट की वजह से कितना फाइन, इम्प्रिजनमेंट और इंटरेस्ट रेट, ये पॉइंट्स रहेंगे. छोटा सेक्शन है, वो पूछ सकते हैं ऑब्वियसली, बट याद रखने वाला बर्डन है इसमें, कंसेप्ट नहीं है, डेटा है, तो आप जितना लर्न कर सको उतना बेटर है. एक्सेप्शंस में क्या बोले, ठीक है, एक्सेप्शंस देख लेते हैं. ये भी एक पूछने वाला पॉइंट हो गया. इसमें ये बता रहे हैं कि 127 में जो पेनल्टीज लगाई जा रही है ऑफिसर्स के ऊपर फॉर डिफॉल्ट, वो कब नहीं लगेंगी, मतलब कब ऐसा होगा कि उनकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी. तो फर्स्ट पॉइंट में बोला वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ. मतलब ऐसा है कि डिविडेंड देने में कंपनी ने कोई हर्डल क्रिएट नहीं किया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एनसीएलटी या कोर्ट के ऑर्डर से इस चीज को रोका गया है. ठीक है, तो कंपनी बोल रही है हम तो पे करने को रेडी है,
एनसीएलटी ने मना किया कि इनको मत पे करना, तो हम उनके ऑर्डर्स को ओवरराइड कैसे कर सकते? तो यहाँ 127 में हमारी कोई मिस्टेक नहीं बनती। दूसरा, where a shareholder has given directions to the company regarding the payment of dividend and those directions cannot be complied with and the same has been communicated to him. शेयर होल्डर ने बोला कि इस तरीके से पे करो, इसको पे करो, उसको पे करो, जो भी आपने बोला, कंपनी ने बोला कि लीगली हमारे पावर्स में नहीं है कि हम इस तरीके से पेमेंट कर सके, आप जो पेमेंट का मेथड हमारे पास एक्सेप्टेबल है वो आप ले लो, उसके बाद आपको पैसों का जो करना है करो, लेकिन आप जो मांग रहे हो वो नहीं हो पाएगा। तो हमने आपको कम्युनिकेट कर दिया है कि ये लीगल नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे। तो आप फिर क्या कर रहे हो, 127 का चार्ज लगा रहे हो कंपनी पे कि वो डिविडेंड का पैसा पे नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशन में आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। कंपनी अपनी जगह करेक्ट है, उनको भी रूल्स फॉलो करने, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में, वेयर देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड। डिस्प्यूट की बात हो रही है ना, तो अगेन वही जैसे भी पीछे अभियंस वाले में देख रहे थे, दो पार्टीज फाइट कर रही है कि डिविडेंड किसको मिलना चाहिए। तो कंपनी तब तक डिविडेंड नहीं देगी जब तक वो रिजल्ट नहीं आ जाए। एक बार फाइनल तो हो जाए कि लीगली कौन एलिजिबल है, जब तक एलिजिबिलिटी का पता नहीं चलेगा एक पार्टी को पैसा देना कंपनी के लिए रिस्की हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये चीज़ बोली। नेक्स्ट, वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर। ये तो आमने सामने सेटल कर लिया ना, कंपनी को शेयर होल्डर से कोई पैसा लेना ही था, तो शेयर होल्डर ने दिया नहीं, कंपनी ने बोला आपका डिविडेंड जो ड्यू है ना, हम आमने सामने सेट ऑफ कर रहे हैं, तो उतना तो हमारा पैसा निकलेगा, तो आप फाइट नहीं कर सकते, वो हिसाब अलग है, ये अलग है, तो फिर वो पैसा भी दे दो ना। आप एज ए शेयर होल्डर कंपनी के फंड्स बाकी रखोगे तो वो डिविडेंड के सामने सेट ऑफ करने का पूरा राइट रखते हैं, उसमें कोई पेनल्टी नहीं आएगी। लास्ट में, वेयर फॉर एनी अदर रीजन द फेलियर टू पे द डिविडेंड और टू पोस्ट द वारंट विद इन द पीरियड अंडर दिस सेक्शन वॉज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। जनरल में बोल दिया कि जो कुछ भी हुआ है उसमें कुछ भी कंपनी की तरफ से गलती नहीं है इन जनरल। तो जब कंपनी गलती नहीं है तो उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज करना ठीक बात नहीं है, ये बता दिया। अब ये 5 पॉइंट्स पूरे एक्सेप्शन जो है एक आंसर है, आराम से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है फॉर 5 पॉइंट्स, ये भी हो सकता है। अब जो बॉक्स में बोला है वो स्पेसिफिक निधि कंपनीज के लिए बोला हुआ है, तो उसमें क्या क्राइटेरिया है वो देखते हैं। सेक्शन 127 शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट, मतलब इतने चेंजेस होंगे, वेयर डिविडेंड पेएबल टू अ मेंबर इज ₹100 और लेस, it shall be sufficient compliance of the provisions of section if the declaration of dividend is announced in local language in one local newspaper of wide circulation and announcement of the said declaration is also displayed on the notice board of the company for at least 3 months। मतलब इतना कंप्लायंस कर दिया तो ठीक है, और कुछ नहीं करना है। 100 रुपए के डिविडेंड के लिए और कितनी मेहनत करेंगे, लोकल पेपर में भी लिख के दे दिया, ऐड दे दी कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, और कंपनी के नोटिस बोर्ड पे 3 महीने से लगा के रखा है, तो शेयर होल्डर तक मैसेज पहुंच ही जाना चाहिए। और अमाउंट देख लो, मैक्सिमम 100 और लेस बोला है ना, 100 और लेस बोला है ना, मैक्सिमम 100 रुपीज हो गया ना, तो 100 रुपए के लिए कितना इंटीमेशन देंगे, इतना मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई नॉन कंप्लायंस का थ्रेट उनके ऊपर नहीं रहेगा, ये बोल। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कंडीशन पता चली। आगे देखें, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, ये तो अपने कल भी रूल 3 में बात कर रहे थे ना। अच्छा, प्रोसीजर के फॉर्म में बोला है, स्टेप वाइज देख लेते हैं, पॉइंट्स वही के वही आने वाले, क्या ऑर्डर है उसका वो देख लो। प्रोसीजर है, पहले तो बोला गिव नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर्स फॉर होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग, वो हम जानते हैं। मीटिंग में डिसीजन ले लो कि भाई प्रॉफिट जो है कम है, तो कहीं ना कहीं हमें डिविडेंड जो है वो रिजर्व्स में से देना पड़ेगा, और जो कल रूल 3 में देख रहे थे पिछले 3 साल का एवरेज, उससे ज़्यादा डिविडेंड नहीं देना है। फिर हमने देखा कि रिजर्व्स में से कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो 1/10 विड्रॉ करने के बाद एटलीस्ट 15% पैसा फंड में रहना चाहिए। जो विड्रॉ किया हो पहले डेप्रिसिएशन और पुराने लॉसेज जो कैरीड फॉरवर्ड है उसको सेट ऑफ करने के लिए यूज़ करेंगे, फिर बचा हुआ पैसा इन्वेस्टर्स को पे करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स को आपको फॉलो करके चलना है। तो बोर्ड मीटिंग रखो, बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लो, डिसीजन लेने के बाद एजीएम का अरेंजमेंट करो, उसमें कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज कर दो ताकि वो नोटिस ड्राफ्ट करके मेंबर्स को भेज सके, वो सब काम करना है। रूल्स फॉलो हो सके इस चीज़ का ध्यान रखना, इंश्योर करो कि रूल्स का वायलेशन ना हो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ही यूज़ करने चाहिए कैलकुलेशन में, ठीक है, वो भी ऑब्वियस है। कौन से रिजर्व्स इंक्लूड करने हैं, कौन से एक्सक्लूड, वो बोला है। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व करके अगर कुछ है तो इंक्लूड कर लेना, और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट वाले रिजर्व्स है उसको एक्सक्लूड कर लेना, इस पे बात हो चुकी है। लिस्टेड कंपनीज के केस में स्टॉक एक्सचेंज को ये सब बातों के बारे में इमीडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और बोला है विद इन 30 मिनट्स ऑफ द क्लोजर ऑफ बोर्ड मीटिंग, 30 मिनट्स में आपको इन्फॉर्म करना है। ये सब पहले से रेडी रखना पड़ता है ताकि स्टॉक एक्सचेंज इसको इंटीमेशन दिया जा सके। इशू नोटिस इन राइटिंग एटलीस्ट 21 डेज बिफोर, ये भी हम जानते हैं, एजीएम का नोटिस 21 डेज बिफोर भेजना पड़ता है। मीटिंग करवा लो, रिजोल्यूशन पास कर लो, उसके बाद जो भी कॉपीज आपकी जनरेट होंगी वो सब
मीटिंग्स के बेस पे उस स्टॉक एक्सचेंज को वो भी अपडेट कर दो, उनको तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट देना ही है। फिर बोला एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवा के डिविडेंड पेमेंट के लिए वो पैसा उसके अंदर क्रेडिट कर दो 5 दिन में, वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देना है, वो भी हो गया था। ठीक है, तो प्रोसीजर रिपीट आंसर था, लेकिन प्रोसीजर के फॉर्म में पूछ ले तो आपको ऐसा ना लगे यार पता ही नहीं चला, ये आंसर बुक में नहीं था, इसलिए मैंने रखा हुआ है रिपीट पॉइंट। अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड क्लेम करने वाली बात भी हो चुकी है। पैसा 7 डेज के बाद अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, अगले 7 साल में आपको कभी भी याद आ जाए तो आप उस फंड में से पैसा वापस मांग सकते हो। 7 साल के बाद वो आईपीएफ में चला जाता है। आईपीएफ में जाने के बाद भी अगर आप बोलोगे तो उसका प्रोसीजर भी है, आपको पैसे का रिफंड मिल सकता है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ओपन रहती है, वही स्टोरी यहाँ पे लिखी है जो हमने पीछे बात की, तो ये भी नया पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद एनेक्चर्स दे रखे हैं आप। एनेक्चर्स के मैं आपको फॉर्मेट एक बार बता तो चुका हूँ कि बोर्ड रेजोल्यूशन और ये सब कैसे ड्राफ्ट करना है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में तो आएगा, वो इशू नहीं कि नहीं समझ आएगा। राइटिंग प्रैक्टिस अलग से करवानी, वो मैं आपको करवा दूंगा। एक ये जो एनेक्चर नंबर 3 है वो आप टिक कर लेना, अभी तक नहीं आया था क्योंकि वो डिफरेंट है, स्पेसिफिक है। बुक क्लोजर के नोटिस की बात हो रही है, सेक्शन 91 से रिलेटेड है, जहां रजिस्टर क्लोज किया जाता है फॉर सम पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज ताकि डिविडेंड का कैलकुलेशन हो सके। तो एनेक्चर 3 अलग है, अभी तक नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया। बाकी 4th में भी बोर्ड रिजोल्यूशन है और 5th में मिनट्स की बात हो रही है। 5th वाला भी आप टिक करके रख सकते हो, बार बार रिपीट नहीं होगा, डिफरेंट टाइप है। ठीक है, डन यहाँ तक। तो ये चैप्टर नंबर 6 जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट है, दैट इज रिगार्डिंग डिविडेंड्स। यहाँ तक कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया तो बता दो। क्लियर सारे पॉइंट्स? ठीक है।